एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्लास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मांगा जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर, देन उसके बाद अप्रोक्सीमेशंस, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सब चीज जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा है ना डिटेल में, वही चीज यहाँ पे भी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक टॉपिक एक्स्ट्रा होता है वो हाइट्स एंड ट्रायंगल्स वाला, बट वो अभी लास्ट के एक दो साल के पेपर में आ नहीं रहा है, ठीक है। सो हाइट्स एंड ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट भी जो थे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थे, बट अभी वो लास्ट के एक दो साल से पेपर में पूछे नहीं जा रहे हैं, सो वो टॉपिक को करने का कोई नीड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चैप्टर को रिवाइज कराना चाहिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबने वो समझ बहुत अच्छे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व किया रहेगा। बोर्ड्स में बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से डील करता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपका डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वाले सम हटा दिए। एक्सरसाइज 3 भी नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी हम लोग को इस साल बोर्ड्स में निकाला गया है, बट जेई में शायद उसके कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, छोटा सा रिवीजन ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सम्स पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान देना, 4-5 सिनॉप्सिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सम्स। कुछ नए नए टॉपिक्स भी है, जैसे मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज भी पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। Equation of tangent at point x1 y1 is क्या फॉर्मूला है इसका? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज y minus y1 is equal to dy by dx ब्रैकेट x minus x1। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है? dy by dx। तो dy by dx का दूसरा नाम क्या है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है। हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट x1 y1। So y minus y1 is equal to dy by dx सब bracket x minus x1। then हम लोग को अगला चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So equation of normal at point x1 y1 is, तो नॉर्मल और टैंजेंट में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा? y minus y1 is equal to dy by dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा वो, तो आंसर विल बी -1 अपॉन dy by dx ब्रैकेट में आएगा आपका x minus x1। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये आपका पहला एक्सरसाइज था, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ डेरिवेटिव ऑफ अ रेट मेजर, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, सबको अच्छे से आता है वो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको बता देता हूं मैं, शायद आपको वो जेडब्ल्यू में नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में काम में आएगा। सम डेफिनेशंस, सबसे पहला अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स। तो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स। क्या होता है? डेल्टा एक्स। दूसरा होता है व्हाट इज रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स। तो रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होता है? रिलेट करेंगे इसको डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। और थर्ड आता है आपका परसेंटेज एरर, थर्ड आता है आपका परसेंटेज एरर इन एक्स। तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आएगा? सेम यही इनटू 100 हो जाएगा, क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100, ठीक है। इतना अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि डेल्टा वाई अपॉन
delta x can be written as dy by dx if and only if delta x is tend towards 0. If and only if delta x is tending towards 0, मतलब delta x is very small. So delta y by delta x is dy by dx if and only if delta x is tending towards 0. If and only if delta x is tending towards 0. ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना. ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है. अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो. फॉर्मूला है लिमिट ऑफ delta y by delta x can be equal to dy by dx if and only if delta x is tending towards 0. If and only if delta x is tending towards 0, इसी को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, हम लोगों ने 11 में किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. सो डेल्टा y by delta x can be written as dy by dx if and only if delta x is tending towards 0. That means delta x should be very small. So आप लोगों को ये कहीं ना कहीं काम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ये तो आपके टेक्स्ट बुक में है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो इसको अच्छे से लिख लो. Absolute error in x is delta x, relative error in x is delta x by x, percentage error in x is delta x by x into 100. What is delta x? dx. ठीक है, मूव करते हैं आगे. Take the screenshot fast. डेल्टा x मतलब क्या हो गया? चेंज इन x. ना ये तो ठीक है. आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया. अगला हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. द न्यू टॉपिक इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? दो टैंजेंट के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एंगल बिटवीन, ध्यान देना अच्छे से, एंगल between the tangent at the point of intersection is defined as angle of intersection between both the curves. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. तो एंगल बिटवीन द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. ठीक है, मान लो कि दो कर्व है, मान लो ये पहला कर्व है और ये दूसरा कर्व है, ये दो कर्व है. ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट, इसका टैंजेंट ये रहेगा, ये इसका टैंजेंट रहेगा और इसका टैंजेंट ये रहेगा, इधर से पास हो रहा है. तो ये इनके टैंजेंट के बीच में जो एंगल है वही सेम एंगल इनके कर्व के बीच में भी रहेगा. और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? द फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले टैंजेंट का स्लोप कितना रहेगा? m1, दूसरे टैंजेंट का स्लोप कितना रहेगा? m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस. हाँ, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है कि थीटा इज ऑलवेज आक्यूट. मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है कि थीटा हमेशा क्या रहेगा? आक्यूट रहेगा. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर? बोथ tangents are perpendicular if product of the slope is -1. if m1 m2 is equal to -1. ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज angle between the tangents at the same point of intersection. So angle between the tangent at the point of intersection is defined as angle of intersection between the curve. तो ये पहले का टैंजेंट हो गया, ये दूसरे का टैंजेंट हो गया, दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वही सेम एंगल दोनों के कर्व के बीच में भी रहेगा. ठीक है, दोनों के कर्व के बीच में भी रहेगा, वही सेम एंगल दोनों के कर्व के बीच में भी रहेगा. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. नाउ अगला क्वेश्चन रहेगा अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा एंड मिनिमा. वो मैं नहीं लिखाने वाला हूँ,
क्योंकि हम सबको पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, f of x is said to be as increasing function if f dash of x is greater than 0, और दूसरा f of x is said to be a decreasing function if f dash of x is less than 0। ठीक है, तो 3-4 केसेस है उसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, एक हो गया इंक्रीजिंग, एक हो गया डिक्रीजिंग, एक हो गया नॉन डिक्रीजिंग, एक हो गया नॉन इंक्रीजिंग। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। टॉपिक का नाम है अपना अगला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नोट डाउन द टॉपिक, टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पहला a function is said to be increasing if x2 is greater than x1. That implies function at x2 is greater than function at x1। मतलब क्या गाइस, सुनो ना, सिंपल सी बात है कि ये x1 है, ये x2 है, अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा तो x2 must be greater than x1 ना। सिंपल सी बात है, देखो ना, एक कर्व बना लिया मैंने, तो ये x1 हो गया, x2 हो गया, तो x2 का साइन ज्यादा होना चाहिए ना। x1 कितना है मेरा 3, x2 कितना है मेरा 4, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो वैल्यूज है ये आप समझ में आता है कि अरे x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब फंक्शन एट x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन एट x1। तो फंक्शन f of x is said to be an increasing if x2 is greater than x1, if x2 is greater than x1। ठीक है, समझ में आया पहला केस, पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सेकंड केस, a function is said to be decreasing, a function is said to be decreasing, a function is said to be decreasing if x2 is greater than x1, बट यहाँ पर जो केस रहेगा क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x2 is less than फंक्शन ऑफ x1। मतलब क्या, इधर x1 इधर x2, तो x2 तो x1 से बड़ा रहेगा बट फंक्शन 2 जैसा जाएगा। x2 is less than x1, x2 का जो वैल्यू है वो x1 से छोटा होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ, ग्राफ गिर रहा है वहां पे, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग if x2 is greater than x1 but function of x2 is what, less than function of x1। तो x2 का जो वैल्यू है फंक्शन का वो x1 से कम होना चाहिए। देखो x2 is greater than x1 मतलब 4 is greater than 3, ये तो क्लियर हो गया। बट जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे y छोटा है, यहाँ पे y बड़ा है, तो y का वैल्यू जो है वो x2 पे छोटा है और x1 पे बड़ा है। तो अगर x2 पे y का वैल्यू छोटा होगा x1 के कंपैरिजन में, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। x2 पे जो वैल्यू होगा अगर वो x1 के कंपेयर पे बड़ा होगा y पे, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर y2 is greater than y1, देखो फंक्शन ऑफ x2 जो है वो y2 होता है और फंक्शन ऑफ x1 जो है वो y1 होता है। तो y2 is greater than y1 that means increasing function and y2 is less than y1 that means decreasing function। समझ में आया अच्छे से ये पक्का? तो फंक्शन जब लगा देते हैं हम लोग इनपुट पे तो y बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। ठीक है, तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग if y2 is greater than y1, a function is said to be decreasing if y2 is less than y1। I hope कि लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ पे x2 x1 x एक्सिस का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं y एक्सिस का। तो y एक्सिस का वैल्यू जो x2 पे है वो x1 से छोटा हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस, a function is said to be non-decreasing। What is the meaning of non-decreasing? मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग हो गया, नॉन डिक्रीजिंग में जीरो भी आ जाता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ नॉन डिक्रीजिंग इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, बट जो फंक्शन ऑफ x2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1। नॉन डिक्रीजिंग में जीरो भी आ जाता है, नॉन डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग और जीरो, इसके सिर्फ इक्वल टू साइन आ गया। और फोर्थ क्या रहेगा, फंक्शन f of x is said to be, a function f of x is said to be non-increasing, a function f of x is said to be
नॉन इंक्रीजिंग if x2 is greater than x1 और यहाँ पे क्या आएगा नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग तो फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 ये नोट करो अच्छे से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग ने जो बोर्ड्स में पढ़ा था क्या पढ़ा था अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन फिलहाल ये भी वही रिप्रेजेंट करता है बट कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि अगर भाई f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ग्रेटर देन 0 आएगा ज्यादातर तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन और अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो क्या आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन नोट करो अच्छे से ठीक है ना आगे हम लोग को पढ़ना है नया टॉपिक मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग मूव करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन पेपर में बहुत बार आता है आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज अ मोनोटोनिक फंक्शन और नॉट सो मोनोटोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कभी दो पैटर्न ही दिखाता या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो वो डिक्रीजिंग होगा वो एक ही फ्लो में जाएगा इधर इट कैन बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन और इट कैन बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन इट कांट शो बोथ द पैटर्न्स इन द सेम इंटरवल ठीक है तो हटा रहे इसको नया टॉपिक पे आते हैं इसको हटा रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो द न्यू टॉपिक इज व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं टॉपिक को सीटी में भी पूछा जाता है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है सो मोनोटोनिक फंक्शन ऐसा ही फंक्शन है जो सिंगल पैटर्न दिखाता है या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या तो वो डिक्रीजिंग रहेगा या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या तो वो डिक्रीजिंग रहेगा नया टॉपिक अपना टॉपिक का नाम है मोनोटोनिक फंक्शन बहुत अच्छे से ध्यान देना है नया टॉपिक है ये हम लोग ने इसको कोर्स में भी किया कि नहीं पता नहीं सो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन सो मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक मतलब क्या होता है मोनो मतलब सिंगल सो मोनोटोनिक मींस क्या होता है सिंगल बिहेवियर मोनोटोनिक मींस होता है सिंगल बिहेवियर मतलब एक ही पैटर्न दिखाना या तो इंक्रीज होते रहे या तो डिक्रीज होते रहे ठीक है सो मोनोटोनिक मींस सिंगल बिहेवियर ठीक है अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक a function is said to be monotonic हमेशा इसमें इंटरवल दिया रहेगा याद रखना a function is said to be monotonic in a to b if it is either only increasing if it is either only increasing or only decreasing if it is either only increasing or only decreasing in a to b या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा दोनों में से एक ही होगा a function is said to be monotonic in a to b if it is only increasing or only decreasing in a to b if it is only increasing or only decreasing in a to b एग्जांपल देखते हैं इसका अच्छे से ये सब एनसीईआरटी बुक से निकाला है मैंने तो ध्यान देना ठीक है इधर ए दिया है इधर बी दिया है और इधर सी दिया है ठीक है तो आप देख सकते हो ग्राफ को ये ग्राफ जो है ए से बी के इंटरवल में सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है तो ये ए से बी के इंटरवल में मोनोटोनिक हो गया और ये बी से सी के इंटरवल में सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है तो ये बी से सी के फंक्शन में क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया मोनोटोनिक तो ए से बी के इंटरवल में ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बी से सी के बीच में हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और अगर ए से सी के बीच में देखते तो हो जाएगा नॉन मोनोटोनिक क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है और मोनोटोनिक क्या होता है भाई एक ही होना चाहिए क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए तो क्लियरली बोल सकते हैं हम लोग इन इंटरवल ए टू बी in interval a to b the function is what the function is monotonic increasing in interval a to b the function is monotonic increasing और दूसरा in interval
B2C, the function is monotonic decreasing. The function is monotonic decreasing. समझ में आया? तो इंटरवल ए से बी में द फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बी टू सी में द फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. व्हाट कैन वी से फ्रॉम ए टू सी? तो फ्रॉम A to C, the function is non-monotonic. Simple. From A to C, the function is non-monotonic. From A to C, the function is non-monotonic. Understood? एक बार read करो अच्छे से इसको. From A to C, the function is non-monotonic. ठीक है? So monotonic function, monotonic means single behavior. A function is said to be monotonic in A to B if it is either increasing or डिक्रीजिंग इन ए टू बी. ठीक है, डायग्राम से समझ गया रहेगा कि आपको इस इंटरवल में क्या मिल रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या मिल रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. बट अगर ए से सी पे गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मोनोटोनिक. क्या हो जाएगा, ये नॉन मोनोटोनिक. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. we'll check out the new part, maxima and minima, and then we will start with the sums of AW from the past year. ठीक है, we'll check out the next topic, last topic, maxima and minima. हटा रहा हूं इसको मैं. so monotonic function पेपर में आपका आता है, identify whether the function is monotonic increasing or decreasing. ठीक है, ठीक है. we'll check out the new topic. I hope कि सबको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, जितना शायद आपको जैसे सिखाया जाएगा वैसे करते हैं हम लोग. स्टेप्स क्या है उसका? पहला स्टेप, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. पहला स्टेप क्या था? फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो इसका. सेकंड स्टेप था पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स and get critical points. f dash of 0, f dash of x को 0 डालने के बाद जो आंसर मिलता है उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, और पॉइंट एट एक्सट्रीम भी बोलते हैं. तो एक्सट्रीम पॉइंट इज बेटर. एक्सट्रीम पॉइंट. हाँ, पुट f dash of x equal to 0 and get critical points. थर्ड स्टेप आता था फाइंड f डबल डैश ऑफ x. फाइंड f डबल डैश ऑफ x. क्या करते थे थर्ड स्टेप में? फाइंड f डबल डैश ऑफ x करते थे. फिर इसमें दो केस बनता था. फर्स्ट केस, अगर f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 आया तो यू कैन से दैट फंक्शन हैज मैक्सिमा. ठीक है ना, अगर f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 तो फंक्शन हैज मैक्सिमा. लेस देन 0 उल्टा पैटर्न हो जाता है यहाँ पे. अगर f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर क्या रहेगा? मैक्सिमा. ठीक है. और दूसरा, इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर चढ़ रहा है. ऊपर चढ़ रहा है मतलब नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर चढ़ रहा है मतलब क्या रहेगा? f ऑफ x हैज मिनिमा. एकदम शॉर्टकट लिखा के दिया मैंने आपको, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. तो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ये बहुत क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इसके लिमिट्स एंड ऑल में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था. फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द शॉर्टेस्ट वैल्यू, वो सब में भी यूज होता है. ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, द फर्स्ट है फाइंड f डैश ऑफ x. पुट f डैश ऑफ x को 0 एंड गेट क्रिटिकल पॉइंट्स. देन फाइंड f डबल डैश ऑफ x. अगर f डबल डैश ऑफ x ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता है इसको पुट करने का. क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिलता है उसको इसमें पुट करने का. ठीक है, तो मान लो कि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिला जैसे a और a मिल गया. ठीक है, so अगर f डबल डैश ऑफ a is less than 0 तो फंक्शन हैज मैक्सिमा, और अगर f डबल डैश ऑफ a is greater than 0 तो फंक्शन हैज मिनिमा. तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता है उसको हम लोग f डबल डैश ऑफ x पे पुट करते हैं. अगर आंसर नेगेटिव आया फंक्शन हैज मैक्सिमा, और अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन हैज मिनिमा. तो इतना टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. आई विल स्टार्ट विद द सम्स एंड ऑल. थोड़ा बहुत सम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इतना टॉपिक बहुत हो गया. इसमें मैंने दो तीन चीज नया सीखा आपको. एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर इन एक्स, एंड देन उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है ये सब पता है मैंने. ठीक है, मूव करते हैं आगे. विल स्टार्ट विद द सम्स नाउ. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, ये सब समझ में आ रहेगा. विल मूव टू द सम्स नाउ. तो आज के लेक्चर में हम लोग सम्स करेंगे ऑल जेडब्ल्यू क्वेश्चंस. ठीक है,
मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव के अगर नहीं भी आते तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन आते थे पेपर में, ठीक है। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर। विल स्टार्ट विद द सम्स, देखते हैं सम्स के लेवल कैसे हैं, ठीक है। सब पे ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। क्वेश्चन है कुछ 2-3 मिनट में, पहले स्टार्टिंग में आपको दूंगा सॉल्व करने, क्योंकि मैं ऑप्शन भी लिखने वाला हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है वो सब बोर्ड से लेके क्वेश्चंस हैं। इफ द tangent to the curve, if the tangent to the curve y is equal to x log x the base e, where x is obviously greater than 0, क्योंकि log है तो greater than 0 तो होगा ही, where x is greater than 0 at a point as c comma f of c is parallel to the line segment, is parallel to the line segment joining the points क्या पहला पॉइंट 1,0 एंड e, e 1,0 and e, then c is equal to 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज e minus 1 by e, the second option is 1 upon e minus 1, the third option is e raised to 1 upon e minus 1, and the fourth option is e raised to 1 upon 1 minus e. करो सॉल्व। tangent to the curve, तो गाइस क्या करना है आपको पॉइंट पता है, हाँ पॉइंट क्या है, c, f of c। if the tangent to the curve y is equal to x log x, ठीक है, तो यहां से आपको स्लोप मिल जाएगा y से, यहां से स्लोप मिल गया, पॉइंट ये देगा आपको। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिलने के बाद देखो इसका जो टैंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन को पैरेलल है। कौन से लाइन को, 1,0 और e, को पैरेलल है। दोनों को कंपेयर करोगे, dy by dx कंपेयर करके आपका आंसर c का मिल जाएगा। गिव अ ट्राई, देखो समझ के लो, समझ में आया कि नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा। गिव अ ट्राई। आपको पहला स्लोप निकालना है इक्वेशन से और दूसरा स्लोप निकालना है पैरेलल लाइन से, और दोनों स्लोप को इक्वेट करोगे तो c मिल जाएगा। c, f of c क्या होता है, x, y। Tangent to the curve y is equal to x log of x to the base e is parallel to the line segment। tangent से tangent का स्लोप और पैरेलल लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप सेम होगा, because tangent is parallel to the line joining 1,0 and e, दोनों के स्लोप से आपको c मिल जाएगा। प्लीज पोस्ट द आंसर इन द चैट बॉक्स।
आंसर ठीक है, चेक करते हैं। तो मान लो कि ये कर्व है, ठीक है, और ये पॉइंट पे टैंजेंट है। पॉइंट क्या आपका c कॉमा एफ ऑफ सी। अब बोलोगे सर एफ ऑफ सी क्या है? भाई y को एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो x के पे अगर c डाला तो कितना आएगा? ये c कॉमा c log ऑफ c टू द बेस e। ठीक है, ये अपना ये टैंजेंट। अभी ये जो है ये टैंजेंट इस लाइन को पैरेलल है, किसको? 1,0 को और e को। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट और स्लोप ऑफ दिस लाइन सेम होगा। तो अगर मेरे को स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है तो पहले मेरे को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है मेरा? y इज इक्वल टू x log ऑफ x टू द बेस e। तो इसमें u v रूल लगेगा। तो u v रूल लगाए तो क्या आएगा? dy by dx का दूसरा नाम स्लोप ही होता है, पता है ना? तो dy by dx इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज log x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो dy by dx में जानबूझ के m लिख रहा हूँ। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस log x। ना आपको पता है कि जो स्लोप है वो एट पॉइंट किस पे चाहिए? c कॉमा एफ ऑफ सी पे चाहिए। ठीक है, तो इसमें c का वैल्यू पुट होगा c, तो 1 प्लस log c हो जाएगा। तो आपका टैंजेंट का स्लोप कितना है? 1 प्लस log c। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन y2 minus y1 that is e minus 0 upon x2 minus x1 that is e minus 1। कितना आएगा? ये e upon e minus 1। अंडरस्टूड? तो दोनों के दोनों पैरेलल है। हाँ, दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल है, तो देखो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो 1 plus log c is equal to e upon e minus 1। So therefore we can say that log c is equal to e upon e minus 1 minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? log of c is equal to e minus 1 will be 1 upon e minus 1। बट हमको log c नहीं मांगा है, हमको सिर्फ c मांगा है। देखो c is equal to log हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, so e raised to 1 upon e minus 1। So option C is the correct answer। e upon e raised to 1 upon e minus 1। अंडरस्टूड और नॉट प्लीज कंफर्म करो। डायग्राम के साथ बताया मैंने, सब कुछ श्योरली समझा है? यस सर। ठीक है, we'll check out the next one। तो आप कोशिश करो आप लोग भी आंसर निकालने का फिर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, we'll move to the next one। नेक्स्ट वन देखते हैं इसका। तो आंसर इज ऑप्शन सी e raised to 1 upon 1 e minus 1। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा काम में आएंगे आपको। ऐसा समझ के चलो कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन चल रहा है उसमें से ये लोग ज्यादा क्वेश्चन बनाने का टाइम है नहीं। ये जो क्वेश्चन ये लोग ने क्रिएट किया है उसी क्वेश्चन में से रिपीट डाल देंगे ये लोग। तो अगर आप लोग लास्ट के 10-12 साल के पेपर भी करके जाते हो ना जेडब्ल्यू के नए वाले फेस में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका, क्योंकि ये लोग वही क्वेश्चन वापस रिपीट करने वाले हैं। क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं ये लोग के पास नए क्वेश्चन बनाने के लिए। सब क्वेश्चन तो लगभग बना ही चुके हैं लोग, तो वही क्वेश्चन को ये लोग फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद रखना। We'll move to the next one। Next question, second one। If p of x is a polynomial, if p of x be a polynomial, if p of x be a polynomial of degree 3, that has a local
that has a local maxima value 8 at x is equal to 1 and local minimum value and local minima value 4 at x is equal to 2, then what will be the value of P of 0? P of O is equal to, the options are minus 24, second option is minus 12, third option is 6, and the fourth option is 12. मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा आपको, बाकी आपको ट्राई करोगे. अगर P of x एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, अगर P of x एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, that has a local maxima value 8 at x is equal to 1 and local minima value 4 at x is equal to 2. मतलब मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि x is equal to 1 और x is equal to 2 उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि x is equal to 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है और x is equal to 2 में मिनिमम मिल रहा है. लोकल समझ में आया ना, इंडिविजुअल का बात हो रहा है. तो मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे x is equal to 1 और x is equal to 2 क्या है, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है. हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि x is equal to 1 and 2 are critical points. x is equal to 1 and 2 क्या होंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. समझ में आया, क्योंकि इसमें हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है. तो हम सबने मैक्सिमम मिनिमम किया ही है. मैक्सिमम मिनिमम मिलता है कि इस पे f dash of x को 0 जब लेते हो तब मिलता है, और f dash of x को 0 लेने पे मिलता है क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स. तो x is equal to 1 और x is equal to 2 ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, p of x is equal to k टाइम्स ऑफ, इसका रूट बनेगा एक x minus 1 और एक बनेगा x minus 2. तो प्लीज समझना, ये p of x नहीं आएगा, ये आएगा p dash of x. कैसे पता चला ये p dash of x है गाइस, x is equal to 1 x is equal to 2 रूट इधर से आएगा ना, तो p dash of x कितना आएगा, k टाइम्स ऑफ x minus 1 x minus 2. नहीं समझा, आपको कहां से मिलता है क्रिटिकल पॉइंट्स, f dash of x को 0 लेने से. तो जब आप इसको 0 लोगे तो x minus 1 0 मतलब x is equal to 1 और x minus 2 0 मतलब x is equal to 2. तो 1 और 2 जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कहां से मिलेगा, p dash of x से मिलेगा ना भाई. समझ में आया. तो p dash of x कितना हो गया, therefore p dash of x is equal to, k को बाहर ही रखेंगे हम लोग, x into x x square minus 2x minus x minus 3x plus 2. तो ये हो गया आपका p dash of x. तो अगर इससे आपको फंक्शन बनाना है, p of x निकालेंगे हम लोग. तो p of x कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव से फंक्शन कैसे बनता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, सबने पढ़ा अच्छे से ये. तो p dash of x से अगर p of x चाहिए, आपने सबने पढ़ा था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अगर आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा. इंटीग्रल ऑफ f dash of x is f of x, सबने पढ़ा रहेगा ये. इंटीग्रल ऑफ f dash of x is f of x. तो जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट विल बी आउटसाइड, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3 माइनस इसका x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा आपका 2x. तो ये बन गया आपका फंक्शन डिग्री 3 का. देखो x क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, और हम लोग इंटीग्रेट जब करते हैं तो कांस्टेंट आता ही है, तो प्लस c. अंडरस्टूड. मेरे को लगता है फंक्शन मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है. अब आपको क्या बोला है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 8. कब, जब x का वैल्यू आप 8 डालोगे. फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 8. कब, जब आप x का वैल्यू 1 डालोगे. तो at x is equal to 1 p of x as maxima 8. तो p of x पे मैंने 8 डाल दिया. 8 is equal to, यहाँ पे सबकी जगह पे 1 डालेंगे. तो k टाइम्स ऑफ कितना आएगा, ये 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस c. So 8 is equal to k times of 1/3 minus 3/2 plus 2 plus c. क्लियर हो गया. ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है. दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, at x is equal to 2 p of x has minima. p of x has minima और मिनिमा वैल्यू कितना है इसका 4. कितना हो जाएगा ये, p of x पे 4 डालेंगे, 4 is equal to k times of 2 डाला यहाँ पे, कितना आएगा ये 8/3 minus 3 times of 4/2 will be 6. 4/2 will be 3 to 6 और ये हो जाएगा 4 plus c. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. आपको क्या चाहिए, आपको p of 0 चाहिए ना.
तो गाइस p ऑफ 0 क्या होगा, फंक्शन में क्या डाल रहा है, 0 डाल रहा है, तो p ऑफ 0 क्या होगा फाइनली, k टाइम्स ऑफ, देखो p ऑफ 0 मतलब सब जगह 0 डालो, k टाइम्स ऑफ 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये k टाइम्स ऑफ पूरा 0 प्लस c, मतलब p ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो c होगा। अब c कहां से मिलेगा आपको, यहां से सॉल्व करके मिलेगा। तो सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 और c निकालो, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करो और c निकालो। अब आई होप कि इक्वेशन 1 और 2 आप सॉल्व कर सकते हो। इधर से k और c का इक्वेशन आएगा, यहाँ से भी k और c का इक्वेशन आएगा। गेट मी द आंसर फाइनली। एक चीज गलत हो गया, ये ब्रैकेट इधर आएगा, फिर गेट मी द आंसर फाइनल। c का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, सब कुछ बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया है, अच्छे से सॉल्व करो। 1 एंड 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो p डैश ऑफ x क्या मिला, x - 1 * x - 2, p डैश ऑफ x से p ऑफ x निकाला, मैक्सिमा 8 है x = 1 पे और मिनिमा 4 है x = 2 पे, दो इक्वेशंस निकाले। p ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्चुअली c आ रहा है, p ऑफ 0 विल बी c। जो भी आपको इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके c का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। पोस्ट द आंसर फास्ट, बताओ आंसर क्या रहेगा। कितना है c का वैल्यू, बस c का वैल्यू कितना है क्लास, सिक्स। तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो c का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। इधर तो आंसर कुछ और दिया है, आंसर -12 दिया है। एट इज इक्वल टू 1/3, एलसीएम लगा लेते हैं, इसके 6 कर देते हैं, ठीक है। सो 2 - 6, 2 2 4 -6 -2/6 -1/3 k प्लस c, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भैया साइमल्टेनियस नहीं सिखाऊंगा मैं। कितना आ रहा है आंसर c का, -12 आ रहा है, ठीक है। p ऑफ 0 -12 दिया है, आया कि नहीं बताओ, कंफर्म करो। यस सर। c का वैल्यू -12 आएगा, आप लोगों को समझ गया रहेगा अच्छे से। सॉल्विंग 1 and 2 यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ c। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साइमल्टेनियसली बहुत बोर हो जाएगा यार, ठीक है, फिर वो मूड खराब हो जाता है पूरा समझ का नहीं। चलो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। द आंसर विल बी, द आंसर इज गिवन एज -12, द आंसर इज गिवन एज -12, टेक द स्क्रीनशॉट। 2020 के क्वेश्चन है भैया।
check out the next sum. Sum number third. इजी सम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. कर्व क्या देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 1 plus x raised to 2y plus cos square sin inverse of x at x is equal to 0 is. I hope कि आपको डिफरेंशिएट करने अच्छे से आता है. So options are, the first option is y is equal to 4x plus 2. The second option is y plus 4x is equal to 2. The third option is x plus 4y is equal to 8. And the fourth option is 2y plus x is equal to 4. ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ध्यान दो. करना क्या है तुमको, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे. तो गाइस आपको इतना समझना होगा पहले, अगर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे. तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y कितना होगा पहले ये देखो. तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 plus 0 raised to 2y. तो 1 raised to 2y तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 प्लस cos square sin inverse of 0. sin inverse of 0 कितना हो गया 0. cos square 0 1 तो 1 plus 1. y कितना हो जाएगा 2. तो when x is equal to 0 y will be 2. so पॉइंट क्या आ गया आपको, आपका पॉइंट आ गया 0,2. so पॉइंट मिल गया आपको. अभी आप इस कर्व से dy by dx निकालोगे, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप यूज करोगे. अब जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. इसको अलग से लेना पड़ेगा. लेट u is equal to 1 plus x raised to 2y. क्यों अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो इसका डेरिवेटिव अलग से लिखोगे, फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप आराम से. cos पर sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos sin इनवर्स ऑफ x raised to 1 into डेरिवेटिव ऑफ cos of sin इनवर्स ऑफ x. तो यहां से dy by dx मिलेगा. dy by dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप यूज करोगे, m निकलेगा. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y1 is equal to minus 1 upon m times of x minus x1. गिव अ ट्राई. आपके पास सामने ऑप्शंस है, मेरे को चाहिए आपसे आंसर इसका. आई होप कि आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है. सब कुछ बता दिया मैंने. जो कर्व था उसमें आप जो फर्स्ट टर्म है 1 plus x raised to 2y उसको अलग से सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे, और v को तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो आपको वहां से जो dy by dx आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. गेट द आंसर. बेसिकली आपको m फाइंड करना है. वंस यू गेट m, क्योंकि पॉइंट तो आपके पास है, m क्या रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल. तीन मिनट है सम रहेगा, आराम से सॉल्व करो. आंसर आना चाहिए सबको. 3 मिनट मिल रहा है आपको आराम से. मेरे को चाहिए इसका आंसर कि ये बोर्ड्स के लेवल के सम है, ज्यादा हार्ड नहीं है. y को dy by dx निकालो, dy by dx आपका m बन जाएगा. नॉर्मल के लिए m क्या रहेगा, -1 by m, -1 upon m. प्लीज आंसर पोस्ट करो होने के बाद.
Done with the answer? क्या आंसर क्लास? u is equal to 1 plus x raised to 2y. इसमें हम लोग ने log of लिया तो log of u is equal to 2y times of log of 1 plus x. ठीक है, तो log of u का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 upon u du by dx. इधर u भी लग जाएगा. ठीक है, तो u derivative of v will be 1 plus x. u derivative of v plus v log of 1 plus x into derivative of 2y will be 2 dy by dx. इतना समझ में आ गया? देख लो अच्छे से. u को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा अपना आंसर? Therefore we can say that du by dx is equal to u. तो u तो पूरा वहां पे जाएगा, u टाइम्स ऑफ इधर क्या हो जाएगा 2y ब्रैकेट 2y अपॉन 1 plus x plus log of 1 plus x into 2 dy by dx. तो u का ओरिजिनल डाल देंगे वहां पे बाद में. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये मिल गया आपको? ठीक है, हम लोग dy by dx को ना तो बेटर फॉर्म में y डैश लिख देते हैं. इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व. तो dy by dx को मैंने y डैश डाल दिया. ठीक है, तो अपना y क्या बन जाएगा गाइस? यहीं पे निकाल लेते हैं ना पूरा y. तो देयरफॉर y बन जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या है? ये u है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? du. ये निकाला है सामने, तो u का वैल्यू कितना आएगा? सेम आएगा. तो 1 plus x raised to 2y ये हो गया u का वैल्यू. और इधर कितना आएगा? 2y अपॉन 1 plus x प्लस 2y डैश log of 1 plus x. ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव हो गया ये फर्स्ट टर्म का. आपको चाहिए तो आप ये 2 और ये 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हो इसके साथ में. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 plus x raised to 2y y upon 1 plus x plus y dash log of 1 plus x. ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. अभी सेकंड टर्म का डेरिवेटिव बाकी है. प्लस cos square x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x. तो 2 cos x की जगह पे क्या है? sin inverse of x. So 2 cos sin inverse of x into derivative of cos x is what? Minus sin of sin inverse of x minus sin of sin inverse of x into derivative of sin inverse of x is what? 1 upon under root of 1 minus x. पर आई होप कि सबको आता है चेन रूल अच्छे से अप्लाई करने. तो cos square x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x into derivative of cos x into derivative of sin inverse of x. So 1 upon root of 1 minus x. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Now moving on, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से. क्या मिलेगा? Therefore y dash is equal to 2 times of 1 plus x raised to 2y ब्रैकेट में आएगा y upon 1 plus x plus y dash log of 1 plus x जो होगा पहला टर्म. सेकंड टर्म में क्या आएगा? प्लस 2 cos of sin inverse of x. आप सबको पता है गाइस sin inverse of x x होता है, तो ये हो जाएगा minus x into 1 upon minus x upon root of 1 minus x पर. रूट ऑफ 1 minus x पर. ये क्लियर हो गया सबको? इतना समझ में आ गया? अब हमको क्या चाहिए? हमको इसका स्लोप चाहिए एट 0,2 पे ना. तो y डैश एट 0,2. तो क्या चाहिए हमको? y डैश एट 0,2. तो x के पे 0 डालो और y के पे 2 डालो तो कितना हो जाएगा? ये
x की जगह पे 0 डाला तो 2 into 1 और ऊपर 2 raised to 2, so 2 1 plus 0 2 raised to 2 will be 4, so 2 raised to 4 16 हो जाएगा यार। 16 इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 upon 1 plus y dash will be as it is log of 1 plus 0, so log of 1 बचेगा, मतलब पहला टर्म पूरा गायब हो गया है because of this log of 1 0 हो गया, पूरा टर्म को गायब कर देगा ये। तो समझा, चेक करते हैं अच्छे से वापस, कितना हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट में 1 raised to 4, तो 1 होगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2 upon 1, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता है, तो cos ऑफ 1 1, ये जाएगा -0, ये तो गया पूरा टर्म, तो ये आएगा आंसर ना, y डैश कितना आएगा 4 आएगा, ये भी 0 हो गया ना पूरा, क्योंकि x 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो y डैश 4 आया, हमको y डैश नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 1 upon y डैश, तो क्या आएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्या फॉर्मूला है इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is equal to minus 1 upon y dash, समझा, y dash m होता है, तो हमको minus 1 upon y dash ब्रैकेट में x minus x1 चाहिए, तो सॉल्व करें तो कितना मिलेगा y minus y1, y1 कितना था आपका 2, तो y minus 2, y1 अगर y dash अगर 4 है तो ये हो जाएगा -1/4 ब्रैकेट x minus 0, तो ये तो पूरा गया, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4y -8 is equal to -x, स्टैंडर्डाइज किया तो x plus 4y is equal to 8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, x plus 4y is equal to 8, देखो समझ में आएगा सब, x plus 4y is equal to 8, this is the answer, option number C, x plus 4y is equal to 8, understood everyone, पक्का सबको समझा क्लास, x plus 4y is equal to 8, कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछो, एवरीवन कुछ नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछो, ठीक है, तो पहले u को डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में इसको डिफरेंशिएट किया, y डैश निकाला एट 0,2, y डैश का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप किया 0.02 और y डैश 4, तो -1 बाय y डैश कितना हो जाएगा -1/4, so we got the answer as x plus 4y is equal to 8, x plus 4y is equal to 8, x plus 4y is equal to 8, take the screenshot, we'll see the next sum, ठीक है, आठ तो नहीं लग रहा है, आठ वाला लेंदी है, आपको जितना अच्छे से स्पीड बढ़ाओगे उतना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, लेंदी तो है थोड़ा सा, और भी सिखा रहे हैं इसलिए लेंदी है ना, ठीक है, नेक्स्ट सम, सम नंबर 4, ध्यान देना, द फंक्शन f of x is equal to 3x minus 7 into x raised to 2/3, where x belongs to real number, is increasing for all x lying in, ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है -∞ to 0 यूनियन 14/15 to infinity, सेकेंड ऑप्शन है -∞ to 0 यूनियन 3/7 to infinity, थर्ड ऑप्शन है -∞ to -14/5 यूनियन 0 to infinity, और फोर्थ ऑप्शन है -∞ to 14/5, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग किधर है ये पता लगाना है, तो फंक्शन 3x minus 7 into x raised to 2/3 is increasing, तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका f dash of x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका f dash of x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बस तो f dash of x को ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, सॉल्व कर लेते हैं, f dash of x को क्या लेंगे ग्रेटर देन 0 और सॉल्व कर लेते हैं, तो गाइस बहुत अच्छे सम को समझना, बहुत अच्छे समझना सम को, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है
आपको मैंने पहली बताया था फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग तभी होता है जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। f डैश ऑफ x का होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f डैश ऑफ x का होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें ना हम लोग थोड़ा बहुत ना वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। शायद आपने वेवी कर्व किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। तो f ऑफ x का वैल्यू कितना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू एक्स रेज टू 2/3। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 3x माइनस 7 इंटू एक्स रेज टू 2/3 फंक्शन है ये, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। Therefore f dash of x is equal to u derivative of v, u कितना अपना 3x minus 7 derivative of v, v का डेरिवेटिव कितना आएगा 2/3 times of x raised to minus 1/3। So u derivative of v plus v derivative of u, that is 3, ठीक है। तो f dash of x कितना आ गया, सामने सामने है जो भी है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x minus 14 upon 3 times of x raised to 1/3, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 times of x raised to 2/3। ये क्लियर हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो therefore f dash of x is equal to 6x minus 14, 3 3s are 9, x raised to 1/3 into x raised to 2/3 will be x raised to 3/3, that is x only, right। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 3 times of x raised to 1/3, जिसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ने f dash of x को 0 ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट में 0 लेना पड़ता है ना, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। तो 6x minus 6x plus 9x कितना हो जाएगा 15x, 15x minus 14 divided by 3 times of x raised to 1/3 is greater than 0। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब a by b ग्रेटर देन 0 होता है मतलब दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, या तो दोनों के दोनों लेस देन 0 होंगे। अच्छे से पढ़ा है हम लोग ने ये। तो इसको हम लोग वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व बहुत सिंपल है, पहला वैल्यू आएगा x0 और दूसरा आएगा न्यूमरेटर 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, हाँ। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर x को 0 डाला, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे ध्यान देना, हम लोग को वेवी कर्व सिखाना पड़ेगा अच्छे से। मेरे को इसके लिए देखो मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ, x माइनस a अपॉन x माइनस b ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व कैसे निकालते हैं समझ के लो, थोड़ा सा आपको शायद हिंट मिलेगा। x माइनस a अपॉन x माइनस b ग्रेटर देन 0, ये जो फैक्टर्स है ना इसको 0 से इक्वेट करने का। तो x माइनस a को 0 से इक्वेट करें तो कितना आएगा a, और x माइनस b को 0 से इक्वेट करें तो कितना आया b। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ से आपके इंटरवल्स ब्रेकअप हो जाएंगे, ठीक है। तो डिग्री 1 है तो प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा और ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। पढ़ा है क्या वेवी कर्व, प्लीज कंफर्म करो, बताओ कोई जन वेवी कर्व किया है क्या, अमन वेवी कर्व किया है क्या, हाँ वेवी कर्व किया है किसी ने कि नहीं किया है, प्लीज कंफर्म करो। नो सर, नहीं किया ना, अखिल किया है वेवी कर्व, अमन वेवी कर्व किया है, नहीं सर। ठीक है। अच्छा एक लीनियर इनइक्वेशन किया रहेगा ना आपने, लीनियर इनइक्वेशन में अगर a बाय b ग्रेटर देन 0 आता है, देखो दो केसेस था, अगर a बाय b ग्रेटर देन 0 आता है तो पहला केस होगा a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, और a इज लेस देन 0 और b Yes, इज, sir. ये तो किया रहेगा ना लीनियर इनइक्वेशन। Yes, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है एंट्रेंस के लिए, मैं आपको शॉर्टकट में वेवी कर्व सिखा रहा हूँ, तो कोशिश करना समझने का। आपको शायद 5-10 मिनट में समझा, अदरवाइज मैं सर से बात करके एक लेक्चर रखूंगा उसके लिए अलग से। नोट कर लो, ये काम में आएगा पहले, क्योंकि ये सब वेवी कर्व से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 दो, और x माइनस a अपॉन x माइनस b ग्रेटर देन 0 दो।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो पहले फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो अपने लीनियर फैक्टर्स होते हैं उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो x माइनस ए को जीरो से इक्वेट करते कितना आएगा, a आएगा, और x माइनस बी को जीरो से इक्वेट करते तो कितना आएगा, b आएगा। तो ये आपके इंटरवल्स ब्रेक डाउन हो गए। हॉलो सर्कल्स क्यों है पता ना, ग्रेटर देन ही है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो डार्क सर्कल आता था, ठीक है, बट हमारे पास ये ग्रेटर देन ही है, एंड वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, इसलिए क्या आ गया, हॉलो सर्कल आ गया। क्या आ गया, हॉलो सर्कल। अभी हम लोग जब कभी भी इंफिनिटी से आते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, प्लस, फिर साइन चेंज माइनस, फिर प्लस, ठीक है, ये आपका पैटर्न होता है, प्लस एंड देन चेंज द साइन इन एवरी इंटरवल व्हेनेवर द डिग्री इज 1, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, अभी प्लस माइनस प्लस में क्लास आपका आंसर क्या है, ग्रेटर देन जीरो ना, तो ग्रेटर देन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो आपका ये वैल्यू कितना है, माइनस इंफिनिटी, और ये वैल्यू कितना है, इंफिनिटी। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, पहला ये वाला क्वाड्रेंट आया, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन, फिर ये वाला क्वाड्रेंट आएगा b टू इंफिनिटी। इन दोनों केसेस में ये आंसर रहेगा। थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत समझा। लीनियर फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, एक्सट्रीम राइट में प्लस डालो एंड देन चेंज द साइन इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव। तो जो सेक्शन में जो इंटरवल में पॉजिटिव है उसका सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर इसका आंसर नेगेटिव होता, अगर ये लेस देन जीरो होता, अगर ये लेस देन जीरो होता तो आंसर क्या आता, देखना अच्छे से। अगर ये लेस देन जीरो होता, अगर x माइनस ए इज लेस देन जीरो और x माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो आंसर क्या आता है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या क्या आएगा, a टू b, क्या आएगा, a टू b, ठीक है। ये आपको मैं एक अलग लेक्चर रखूंगा इसके लिए सिखाने के लिए, आफ्टर बोर्ड एंड ऑल ट्राई करेंगे हम लोग। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वेवी कर्व का, या तो आप अपना लीनियर इक्वेशन वाला पैटर्न यूज करो। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्लास, अगर न्यूमरेटर को मैंने जीरो से इक्वेट किया तो 15x माइनस 14 इज जीरो, तो x कितना आ जाएगा, 14/15। और अगर डिनोमिनेटर को मैंने जीरो से इक्वेट किया तो 3x जीरो मतलब x जीरो, तो मेरे को ये दो रूट्स मिलेंगे, 0 और 14/15। तो अगर इसको मैं नंबर में प्लॉट करूं तो इधर आएगा 0 और इधर आएगा 14/15, समझा। ये होगा आपका माइनस इंफिनिटी और ये होगा आपका इंफिनिटी, ठीक है। तो ये दो इंटरवल्स आ गए, अभी ग्रेटर देन ही है तो हॉलो सर्कल्स, एक्सट्रीम राइट में प्लस माइनस प्लस, आपका आंसर क्या है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या आएगा, एक ये क्वाड्रेंट आएगा और एक ये क्वाड्रेंट आएगा। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, पहला ये लिख दिया मैंने, यूनियन, फिर आएगा 14/15 टू इंफिनिटी, 14/15 टू इंफिनिटी। तो दिस इज द आंसर। कहाँ पे अपना आंसर, ऑप्शन ए दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देखो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत 5-10% समझ में आया, आंसर कैसा है वो समझा। आप लोग लीनियर इक्वेशन यूज करो अगर आपको नहीं समझा तो। क्लियर एवरीवन, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए इज द आंसर, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 14/15 टू इंफिनिटी। एवरीवन अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आया सबको। अमन, अखिल, अंजलि, अश्लेषा, कार्तिक, पार्थ, राहुल, सुमित, समझ में आया, थोड़ा बहुत आया ना, हाँ। अश्लेषा नहीं बोल रही, अश्लेषा अभी क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? इज इट क्लियर नाउ, कि फिर से बताऊं कुछ, ठीक है, क्लियर है ना? एनीवन एल्स, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस पर्टिकुलर सम, व्हाट इज वेवी कर्व, वी हैव टू सी दैट टॉपिक फॉर एंटायर 1.5 आवर लेक्चर, राइट। पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर लगेगा उसको समझने के लिए। वो बहुत हेल्पफुल होता है सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, लीनियर सॉल्यूशंस, उसको हम लोग बाद में करते हैं। ये सब स्टार्टिंग में हम लोग सब चैप्टर्स करते हैं, वेवी कर्व हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। वो सब चैप्टर्स हम लोग थोड़ा बहुत देख के लेंगे अच्छे से, जहाँ जहाँ पे भी यूज होगा वहाँ पे मैं कराऊंगा। आई होप कि मैंने इस सम को वेवी कर्व से बहुत इजीली सिखा दिया। अगर आपका ये साइन लेस देन जीरो आता तो आपका आंसर क्या होता था, 0 to 14/5, 0 to 14/5, 0 to 14/5। फिलहाल ये ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो होता तो आंसर क्या आता, नेगेटिव इंटरवल 0 to 14/5, 0 to 14/5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेबी कप करा है इसको थोड़ा अच्छे समझ के लो, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। नेक्स्ट सम पे आते हैं।
सिक्स्थ सम है, फिफ्थ सम है, अच्छे से याद नहीं है। सिक्स्थ सम, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर वाला क्वेश्चन है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जेई का क्वेश्चन है ऐसा। इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is increasing at a rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, मतलब क्यूब ही रहेगा वो, भले कितना ही बड़े बट क्यूब ही रहेगा, रिटेनिंग शेप। then the rate of change of its volume in centimeter cube per second when the length of a side of a cube is 10 centimeter is, इसका आंसर होना है। ऑप्शंस है 20, 10, 18 and the fourth one is 9। चलो डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करोगे आप लोग। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है और सरफेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये जिनको पता रहेगा आराम से सॉल्व कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, गिव अ ट्राई। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। If the surface area of cube is increasing at a rate of 3.6 centimeter square per second, surface area increase हो रहा है guys। तो surface area होता क्या, पहले ये पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ द क्यूब का दिया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6l स्क्वायर। क्या होता है 6l स्क्वायर। हम लोग ने यहाँ पे अगर साइड लेंथ ऑफ अ साइड को x लिया तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। ठीक है, आपको ये फंक्शन मिल गया s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अखिल ने बोला आंसर 9 है, अखिल चेक करते हैं। ठीक है, तो इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ds/dt। अब dt क्यों आया, कि पर सेकंड बोला ना, तो ds/dt कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमको ds/dt दिया गया है, कितना दिया ds/dt 3.6, राइट। अब हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं dv/dt। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग dv/dt। वी आर लुकिंग फॉर dv/dt। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है L क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब। गाइस क्या करने वाले हो आप, क्या करने वाले हो, ds/dt को पुट करोगे, यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको इसमें पुट करो, गेट में द आंसर। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग dv/dt, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग dv/dt, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग dv/dt। चलो सॉल्व करो। dv/dt, we are differentiating with respect to t, remember we are differentiating with respect to t। अखिल ने आंसर दिया, I am waiting for others to get the answer fast, others please post the answer fast। अश्लेषा, अमन, कार्तिक, पार्थ, राहुल, श्रुति, सुमित, we have to post the answer everyone। डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर वेरी सिंपल सम, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो गाइस यहां से हमको क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो यहां से आंसर आएगा अपना h का डेरिवेटिव कितना आएगा ds/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12x इंटू dx/dt। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 6 इंटू 2x 12x dx/dt। अब आपको ये दिया है ना ds/dt कितना दिया है 3.6,
3.6 इंटू 12, x का वैल्यू कितना दिया ये लोग ने 10 इंटू dx बाई dt। क्लियर है? तो यहाँ से आपको dx बाई dt मिल जाएगा। तो dx बाई dt कितना आ रहा है? dx बाई dt आ रहा है आपको 3.6 अपॉन 120। तो 12 का टेबल लगाया तो कितना हो जाएगा ये? 3 अपॉन 100। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या चाहिए? हमको dv बाई dt चाहिए। तो dv बाई dt कितना आएगा? dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। समझा? तो 3x स्क्वायर कितना आएगा? 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू dx बाई dt कितना हो गया? 3 बाय 100। द फाइनल आंसर इज 100 cancel, the answer is 9। obviously the correct answer is 9। हाँ, इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारा नसीब। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वी गॉट द आंसर एज 9। हाँ, कौन सा टॉपिक है ये? डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। Let's check out the next sum। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा सबको अच्छे से। हटा रहा हूं मैं। Done? लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 7th है शायद। देखो क्या दिया है? f of x दिया आपको। f of x इज इक्वल टू log ऑफ sin x plus cos x। f of x is given as log of sin x plus cos x, where x belongs to interval from minus pi by 4 to 3 pi by 4, minus pi by 4 to 3 pi by 4। then f is strictly increasing in the interval। अभी जस्ट कराया था ये मैंने, strictly increasing in the interval। कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है वो? ऑप्शंस है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। सेकेंड ऑप्शन है 0 टू 3 पाई बाय 8। थर्ड ऑप्शन है पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। और फोर्थ ऑप्शन है पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। मैं आपको पता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग मतलब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, f डैश ऑफ x निकालते हैं। तो f डैश ऑफ x कितना आएगा? हम सबको पता है log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो 1 अपॉन समथिंग कितना आएगा? sin x प्लस cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना हो जाएगा? cos x। और डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना हो जाएगा? माइनस sin x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर इसको थ्रू आउट हम लोग ने cos से डिवाइड किया तो cos बाय cos 1, sin बाय cos tan x, इधर cos बाय cos 1 प्लस tan x। 1 माइनस tan x into 1 प्लस tan x, इसका फॉर्मूला tan पाई बाय 4 प्लस x का। 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं, पढ़ा सबने अच्छे से। तो tan a minus tan b, तो tan of pi by 4 minus x। अंडरस्टूड? ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो f dash of x कितना आ गया? tan of pi by 4 minus x। अब हमको पता है कि अगर हमको फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर f of x is an increasing function, f of x is increasing if f dash of x is greater than 0। f of x is increasing if f dash of x is greater than 0। f dash of x क्या है guys? tan of pi by 4 minus x is greater than 0। इसको सॉल्व करना है।
tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी x जो है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, tan का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप इंटरवल में चेक कर लो ना, सीधा समझ में आएगा। इंटरवल में चेक कर लो। गाइस एक काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले 90 और 3 पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया, ये हो गया 90 और हो गया 3 पाई बाय 2। 90 से 3 पाई बाय 2 मतलब ये हो गया। इतना समझ में आया। इसमें का कोई वैल्यू ले लो, इधर तो tan नेगेटिव होता है, इसको भूल जाओ। और 3 पाई बाय 2 मतलब पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में पॉजिटिव होता है, बट इसमें से कोई वैल्यू ले लो। मान लो कि मैंने पाई ले लिया, पाई बाय 4 माइनस पाई। ठीक है, तो पाई बाय 4 माइनस पाई क्या होगा, पूरा का पूरा डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 90 और 3 पाई बाय 2 में पाई आता है कि नहीं आता है, तो पाई बाय 4 माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 4। और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। हाँ, ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इधर पाई बाय 4 और 90 के बीच में, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये हो जाएगा 90। तो पाई बाय 4 और 90 के बीच में पाई बाय 3 आता है, तो अगर मैंने पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 किया तो कितना आएगा आंसर, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 इज माइनस पाई बाय 12। ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गया कि f डैश ऑफ x का आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, c भी गया d भी गया। अब 0 to 3 पाई बाय 8, 0 3 पाई बाय 8 कितना होता है, 180 360 540, 540 को 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यार, 270 135 62.5, कुछ इधर ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, एक काम करते हैं, अभी माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच का ही वैल्यू ले लेते हैं। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस 45 और 45 के बीच में 0 आता है, ये माइनस पाई बाय 4 होगा और ये पाई बाय 4 होगा, तो माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में 0 आता है कि नहीं। तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो tan पाई बाय 4 माइनस 0 कितना होगा, tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan 45 कितना होता है 1। ऑप्शन इज ए। समझा, हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम x है 0, एज्यूम किया x है 0 बिकॉज 0 जो है वो लाई करता है इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 के बीच में। अच्छा, आप लोगों ने सर यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है गाइस, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा आंसर करेक्ट होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। समझा पाया मैं आपको कि नहीं समझा पाया, प्लीज कंफर्म करो। हाँ, जब x को हमने 0 लिया तो हम लोग को tan पाई बाय 4 मिला ना, और tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया, ऑप्शन एलिमिनेशन किया हमने यहाँ पे, प्लीज कंफर्म करो समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस के हम लोग ने अलॉन्ग विद द कांसेप्ट्स और ऑल, इसको अच्छे से रिवाइज करना। कल के लेक्चर में चैप्टर हम लोग सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू और 2-3 क्वेश्चन जो रह गया इसका जेडब्ल्यू का, वो कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा टफ तो है गाइस, जेडब्ल्यू क्वेश्चन टफ ही होता है, तो उस लेवल पे हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट आपने एक चीज देखा कि ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, जो भी हम लोग ने बोर्ड्स में पढ़ा था वही सब चीजें लोग